गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे कि कल हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था कि पेपर कैसे पढ़ना है, तो जो कल हमने डिस्कस किया था उसके बारे में आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम, चीजें समझ में आई है? ठीक है। वर्ड को कैसे पकड़ना है, सेंटेंस को कैसे पकड़ना है, न्यूज को कैसे पकड़ना है, तो जो कल मैंने समझाया था उसके बेसिस पे आज आप लोगों ने न्यूज़पेपर की पढ़ाई की है। तो उसके बाद आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि हाँ न्यूज को कैसे पकड़ना है? सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि आज है 5 जून। 5 जून को क्या सेलिब्रेट किया? विश्व पर्यावरण दिवस। जोर से बोले। विश्व पर्यावरण दिवस। और उसका थीम क्या है? एक पृथ्वी। वेरी गुड। तो अब आप लोग को शायद न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो एक काम करते हैं, तो न्यूज़पेपर वाला जो पोर्शन है उसको हम रहने देते हैं और आज हम बीपीएससी के बारे में देखते हैं कि बीपीएससी का जो सिलेबस है वो क्या है। प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है। तो किस चीज से संबंधित प्री है तो प्री का क्या उसका सिलेबस है, उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या बुक लिस्ट है। मेंस है तो मेंस का क्या सिलेबस है, क्या स्पेसिफिकेशन है, और जो भी इंटरव्यू है तो इंटरव्यू का हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, या जो क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी हम उसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ठीक है। ये जो मैंने लिखा है क्या ये क्लियर है? यस। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इसका सबसे पहला एग्जाम होता है प्रीलिमिनरी, प्री। दूसरा एग्जाम जो होता है मेंस। और जो लास्ट स्टेज होता है इंटरव्यू। लेकिन इसको इंटरव्यू नहीं कहते, इसको कहते हैं PDT, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट, व्यक्तित्व विकास परीक्षण। तो ये जो मेंस है और ये जो इंटरव्यू है ये दोनों लगभग सेम ही है, मतलब मेंस का ही पार्ट इंटरव्यू है। ठीक है। और ये प्री है, प्रिलिमिनरी है। तो सबसे पहले अब हम ये देखेंगे कि बीपीएससी का, मान लो कि आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले उसके सिलेबस को जानोगे कि आखिर उसमें क्या पूछे जाते हैं। और जब आप सिलेबस को जानोगे, सिलेबस को समझोगे, तो फिर आप तुरंत देखोगे कि हमारा रीडिंग मटेरियल क्या है, बुक लिस्ट क्या है, कौन से मैगजीन पढ़ने, कौन से मैगजीन नहीं पढ़ने, न्यूज़पेपर से कौन सा सेक्शन पढ़ना है, कौन सा सेक्शन अवॉइड करना नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो वो सारी चीजें प्री में है। तो प्री के लिए, प्री का जो फुल फॉर्म होता है प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक परीक्षा। ये सबसे पहली परीक्षा होती है बीपीएससी की, या आप यूपीएससी का भी दोगे, किसी भी स्टेट पीसीएस का जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है उसका फर्स्ट एग्जाम प्रिलिमिनरी होता है, जो क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि इसमें जो मार्क्स जुड़ेंगे, इसमें जो मार्क्स होते हैं वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। ये सिर्फ प्री, जिन्होंने क्वालिफाई किया हो गया, जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया खत्म, उसके मार्क्स को आगे फिर नहीं ऐड किया जाता है। तो बीपीएससी में जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है। मेरी आवाज आप लोगों तक सुनाई दे रही है? कहीं कोई प्रॉब्लम? तो बीपीएससी में 150 मार्क्स का प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है। ठीक है। इस 150 मार्क्स को हम आगे बाइफरकेट करेंगे, उनको हम वर्गीकृत करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं और किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे हमको ज्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे हम थोड़ा कम फोकस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो 150 नंबर का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है और 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और अगर इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आपको सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है। क्योंकि अगर आप जितने भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे उसमें लॉस आपका है। ठीक है। तो यहां तक आप लोग को चीजें क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसके सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में वो है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। जैसे नाम से ही है सामान्य विज्ञान, इसके लिए किसी भी स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, विशेषज्ञता की जरूरत है। विज्ञान की सामान्य समझ। ठीक है। जो विज्ञान है उसके सामान्य समझ के बारे में हमको पढ़ना है। इसके लिए जो ये टॉपिक है, अब एक तो आपने समझ लिया कि हाँ ये एक सब्जेक्ट है जनरल साइंस, इसको आप एज अ टॉपिक भी ले लीजिए कि जनरल साइंस। अब इस जनरल साइंस में क्या पढ़ना है, तो इसके लिए जो अभी सबसे फेमस बुक है जो सब पढ़ते हैं वो है लूसेंट।
सब पढ़ते हैं लूसेंट। लूसेंट बुक बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो बुक अच्छी नहीं है, वो बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उसमें फैक्चुअल नॉलेज ज्यादा है, फैक्ट्स है और सिर्फ फैक्ट्स है, कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं है। बीपीएससी में जो अभी तक क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं वो भी फैक्चुअल ज्यादा होते हैं और कॉन्सेप्चुअल कम होते हैं। लेकिन इस बार का जो 67th बीपीएससी का जो प्री का एग्जाम हुआ था, जो अनफॉर्चुनेटली कैंसिल कर दिया गया पेपर लीक होने की वजह से, अगर आप उसके पेपर को देखो, चाहे वो जनरल साइंस का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो अब वो पेपर देख के ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी ने जो थी, बीपीएससी जो है वो फैक्ट बेस से कॉन्सेप्ट बेस की ओर स्विच कर रही है। बीपीएससी अभी एक ट्रांजिशन फेज से, संक्रमण दौर से गुजर रही है, जहां पे उसने अपने क्वेश्चन पूछने के तरीके को बदला है, और वो बदलाव 67th प्री के पेपर में दिखा। पेपर लीक होने के बाद जो वहां के एग्जामिनेशन कंट्रोलर और भी जो अथॉरिटी हैं, उनका जो भी इंटरव्यू न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, उसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि हम अपने पेपर पूछने के पैटर्न को यूपीएससी की तर्ज पे लेके जाएंगे, और यूपीएससी का जो पेपर का जो पैटर्न होता है वो काफी स्टैंडर्ड होता है, वो फैक्ट नहीं होता है, वो कॉन्सेप्ट बेस होता है। तो जनरल साइंस के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि लूसेंट से पहले अगर आप लोगों को अगले साल एग्जाम देना है तो लूसेंट से पहले एक बार आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें। क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक की जो एनसीईआरटी है आप उसको जरूर पढ़ें। उसमें क्या है कि उसमें हर चीज को इतने कॉन्सेप्ट से समझाया है कि अगर प्री के एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आप एनसीईआरटी को पढ़ लोगे तब आप लूसेंट पढ़ना, तो उससे आपका फैक्चुअल जो नॉलेज है, फैक्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो एक तरफ आपने क्या पढ़ा, एनसीईआरटी, और एक तरफ आपने क्या पढ़ा, लूसेंट। तो एनसीईआरटी और लूसेंट दोनों मिलकर एक ब्रिज बनाएगी, और इसी ब्रिज को क्रॉस करके आप प्री का जो जनरल साइंस का टॉपिक है आप उसको इजिली क्रॉस कर लोगे। जितने भी क्वेश्चन होते हैं 25 या 30 के आसपास, 20 से 25 या 25-30 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, तो आप इजिली एक अच्छा स्कोर कर सकते हो इस पेपर में। ठीक है, तो इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि प्री जो है, प्री में जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस, इसके लिए एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 लूसेंट जीके की बुक, जो ब्लू वाली बुक आती है, ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए ब्लू कलर की आती है, इंग्लिश मीडियम के लिए येलो कलर की आती है। तो आपको ये दो बुक जनरल साइंस के लिए लेना है। जनरल साइंस से संबंधित कहीं कोई प्रॉब्लम? अब आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो न्यूज़पेपर में आए दिन कभी आता है कि इसरो ने ये सैटेलाइट को लॉन्च किया, डीआरडीओ ने ये मिसाइल को लॉन्च किया, ये बॉम्ब बनाया गया, या फिर इंडियन डिफेंस सिस्टम को ये बंदूक दिया गया। तो इस टाइप के भी जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जब आप मेंस पढ़ोगे तो मेंस का जो टॉपिक है ना, तो ये सारी चीजें आपको मेंस में क्लियर होंगी, क्योंकि मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन होता है वो पूरा का पूरा, मैक्सिमम जो उसके क्वेश्चन है वो करंट बेस पे होते हैं, तो ये चीज आपको वहां काम आएगा। तो जनरल साइंस से चीजें जो थी वो समझ में आ गई। सिद्धार्थ, आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं। नीतीश? नहीं। सेकेंड जो इसका टॉपिक है वो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दे। समसामयिक मुद्दे का मतलब होता है करंट अफेयर्स, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर्स, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स में क्या है, पॉज कीजिएगा। सॉरी, एक्चुअली क्या था कि थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था, इसलिए 2 मिनट का पॉज था। तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि जो सेकंड टॉपिक है बीपीएससी प्री के लिए वो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दे। समसामयिक मुद्दे का मतलब हो गया करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में जो सारी चीजें घट रही है डेली टू डेली, वो एक हो गया, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दुनिया में सारी चीजें हो रही हैं वो सारी चीजें। तो उसके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे जनरल साइंस 25 से 30 या 20 से 25 क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल वैसे ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दे जो होते हैं वो भी 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बहुत रेलेवेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बहुत सारे मैगजीन मार्केट में है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ें,
क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा कि चीजें, जैसे मैंने आपको कल के हाउ टू रीड न्यूज़पेपर में भी आप लोगों को बताया था कि जो वर्ड है वो वर्ड बार बार रिपीट होते रहती है। ठीक है, अगर आप बांका जिला के बारे में आपने कुछ देखा तो 3 दिन के बाद हो सकता है कि बांका जिला न्यूज में रहेगा या पटना जिला न्यूज में रहेगा। तो अगर बांका जिला के बारे में आपने कुछ पढ़ा है तो वो फिर 2 दिन के बाद जाएगा, तो 2 सेकंड का पॉज लेके जो आपने प्रीवियस में बांका जिला के बारे में जो भी आपने स्टडी किया है उसको आप रिवाइज कर लोगे। तो इस तरह से चीजें रिवाइज होती जाएंगी और एग्जाम के टाइम में अचानक से आपको बहुत सारा प्रेशर नहीं पड़ेगा, एकदम सारी चीजें पहले से रहेंगी। तो एग्जाम के टाइम में सिर्फ आपको उस पर पॉलिश करना है ताकि वो आपका जो नॉलेज है एकदम चमक जाए और जाके इजिली बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के आप एग्जाम में जाके आप प्री का एग्जाम दो और उसको अच्छे से क्वालिफाई भी करो। ठीक है, तो मैं इसके लिए सजेस्ट करूंगा, जैसे आप लोग यहाँ बिहार में हैं तो आप लोग प्रभात खबर पेपर पढ़ें। अगर आप लोग चाहे जो बिहार से बाहर हैं, दिल्ली में रहते हैं, उन लोगों के लिए जनसत्ता भी पेपर पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण भी पढ़ते हैं। ये 3 पेपर जो है हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट है। इंग्लिश मीडियम के लिए द हिंदू बेस्ट पेपर है। डेली आप पेपर पढ़ें, पेपर पढ़ के आप कोशिश करें कि पेपर से आप नोट्स बनाएं। ठीक है, प्री के लिए एक अलग नोट्स और मेंस के लिए एक अलग। जो पेपर में संपादकीय होता है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, वो सब आपके मेंस में काम आएंगे। लेकिन संपादकीय में कुछ कुछ जो फैक्ट होते हैं, जैसे कि कोई भी घटना कब घट रही है या इस घटना का क्या परिणाम हुआ, ये घटना का क्या रिजल्ट होगा, ये घटना या ये जो योजना है ये कब पूरी होगी, इसको किसने शुरू किया था, ये सारी चीजें प्री में भी पूछी जाती हैं। तो वो आपका प्री के लिए बार बार रिवाइज होगा। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दे के लिए आप न्यूज़पेपर पे भरोसा करो बहुत अच्छे तरीके से। साथ में मैं आपको सजेस्ट करूंगा हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली कि बीबीसी हिंदी का जो वेबसाइट है, वेब पेज है, उसको आप लोग डेली विजिट करें। आज के समय में लगभग सबके हाथों में स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन को सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए। आप लोग बीबीसी हिंदी को अच्छे से पढ़ें। उससे क्या होगा कि उसमें जो भी घटनाएं होती हैं उसके बैकग्राउंड से लेके और प्रेजेंट तक इतने अच्छे तरीके से समझाया होता है कि अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इजिली उसको लिख दीजिएगा बिना किसी टेंशन के। और आपको मतलब उसकी हिस्ट्री और उसके प्रेजेंट को जो कोरिलेट, जो अंतर संबंध स्थापित करके दोनों को पढ़ के फिर आगे लिखने का जो कॉन्सेप्ट है, जो लिखने का तरीका है, वो बीबीसी से आपको आ जाएगा। तो न्यूज़पेपर के साथ आप लोग बीबीसी पढ़ें और बाकी जो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा एग्जाम से कम 2 महीने पहले, ताकि आपके पास रिवीजन का बहुत अच्छा टाइम होगा और आप अच्छे तरीके से रिवाइज भी कर पाओगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दे हैं, वैसे बिहार का भी समसामयिक मुद्दे हैं। बिहार में भी जो डेली दैनिक स्तर पे जो घटनाएं घट रही हैं वो भी समसामयिक के का ही पार्ट है, करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, प्रभात खबर पढ़ रहे हो, दैनिक जागरण पढ़ रहे हो या फिर जनसत्ता पढ़ रहे हो, तो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण हो गया, जनसत्ता दिल्ली का संस्करण है। लेकिन जब प्रभात खबर पढ़ोगे ना तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के साथ आपको बिहार के भी न्यूज मिलेंगे उसमें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर जो यहाँ बिहार में है वो प्रभात खबर पेपर को पढ़ें, प्रभात खबर के एडिटोरियल को पढ़ें। और प्रभात खबर में जो न्यूज आते हैं बिहार से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज होते हैं, मैक्सिमम उन्हीं सारे न्यूज को जब आप प्री का पेपर देखिएगा तो कहीं ना कहीं वो वर्ड और न्यूज इतने बार रिपीट होते हैं कि क्वेश्चन जब आता है तो आप उसको बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, प्रभात खबर पढ़िए और प्लस बीबीसी हिंदी की जो वेबसाइट है आप उसको सॉल्व कीजिए, उसको आप डेली विजिट कीजिए, उसका नोट्स बनाइए। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक है वो है भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जब हम भारत के प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो भारत के प्राचीन इतिहास और बिहार का प्राचीन इतिहास, जो मगध का हमारा इलाका है, जो गुप्ता का हमारा इलाका है, शुंग वंश है, ठीक है, शिशुनाग वंश है, ये सारी चीजें हैं वो भारत के प्राचीन इतिहास में भी पढ़नी और बिहार के प्राचीन इतिहास में भी पढ़नी। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ थोड़ा सा फायदा मिलता है। अगर आप भारत के इतिहास को पढ़ते हो तो बहुत सारी जो महाजनपद है, 16 महाजनपद में 3 महाजनपद तो हमारे बिहार में है, तो ये सारी चीजें जो है वो दोनों में अवेलेबल है। तो आप भारत का इतिहास पढ़ोगे, प्राचीन इतिहास, और जब वापस आप बिहार का प्राचीन इतिहास पढ़ोगे तो वो सारी चीजें रिपीट होंगी। या फिर आप बिहार का प्राचीन इतिहास पढ़ो
और जब भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ो तो 50 to 60% चीजें जो होती हैं वो रिपीट होती हैं। तो इससे क्या होता है कि दोनों हिस्ट्री पढ़ोगे अगर साथ साथ या गैप करके भी पढ़ोगे तो आपका खुद का रिवीजन होता चला जाएगा। तो भारत के इतिहास के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिर से एनसीईआरटी ही पढ़ो। 6th क्लास का जो एनसीईआरटी है हमारे भाग 1, उसके साथ आप 12th क्लास के जो एनसीईआरटी है आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ विषय वो भाग 1 पढ़ो। चूंकि 6th क्लास की एनसीईआरटी प्राचीन भारत की है और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी पार्ट 1 है वो भी प्राचीन भारत की है। फिर 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो मध्यकालीन भारत के लिए है और 12th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 2 जो है वो भी मध्यकालीन भारत के लिए है। 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो आधुनिक भारत के लिए है और 12th क्लास की जो पार्ट 3 है वो भी आधुनिक भारत के लिए है। तो 6th, 7th, 8th और 12th क्लास की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये आपके हिस्ट्री के भारत के इतिहास के लिए पर्याप्त है। इनको पढ़ने के बाद जब आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, जब आपको लगे कि हाँ कॉन्सेप्ट आपका बहुत स्ट्रांग हो गया, तब आप फिर से वही किताब पढ़ो लूसेंट की। लूसेंट की जो जीके की किताब आती है ब्लू वाली, जब आप उसको पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट तो बन चुका है, लेकिन लूसेंट पढ़ने के साथ फैक्चुअल नॉलेज भी आ गया। तो फिर वही है कि कॉन्सेप्चुअल और फ्लैक्चुअल दोनों नॉलेज जब मिल जाएंगे तो आप इजिली उसको बिना किसी प्रेशर के और बिना किसी टेंशन के कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो लूसेंट वाला सेक्शन है इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं। ये मार्कर कहां गया? ये देखिए हिस्ट्री। ठीक है, क्लास 6 to 8 एंड 12 पार्ट 1 to 3। ठीक है, प्लस एनसीईआरटी वही जीके जो ब्लू वाली है, हिंदी मीडियम के लिए ब्लू वाली और इंग्लिश मीडियम के लिए येलो वाली। अब हमने भारत का इतिहास देख लिया, अब हम देखेंगे बिहार का इतिहास। ठीक है, तो बिहार का जो इतिहास है, बिहार में फिर आधुनिक बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और प्राचीन बिहार का इतिहास। तो बिहार के इतिहास के लिए आपको बीपीएससी के लिए क्या होता है कि बिहार स्पेशल की बहुत सारी बुक्स मार्केट में है, आप उनमें से कोई सी भी बुक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी बुक पढ़ोगे। ठीक है, तो मैं एक सजेस्ट करूंगा कि ये जो बुक है बिहार एक समग्र अध्ययन, केबीसी नैनो पब्लिकेशन की ये बुक है। ये जो ग्रीन वाली जो बुक होती है ये प्री के लिए है और एक रेड कलर की बुक होती है वो मेंस के लिए है। ठीक है, तो इस बुक को आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इसमें जो बिहार के बारे में दिया गया है वो काफी अच्छे से दिया गया है। इसमें सारा ये दिया हुआ है पूरा डिटेल, प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास, आधुनिक बिहार का इतिहास। तो ये जो बुक है ये प्री के लिए बहुत अच्छी है और ये जो बुक है ये मेंस के लिए बहुत अच्छी है। तो हिस्ट्री के लिए आपको भारत की हिस्ट्री के लिए 6, 7th, 8th एनसीईआरटी और 12th की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, प्लस लूसेंट जीके। लूसेंट जीके जो है ये फैक्चुअल नॉलेज देगा, एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देगा और बिहार के इतिहास के लिए ये केबीसी नैनो पब्लिकेशन की जो बुक है ये मैं सजेस्ट करूंगा। इसके अलावा भी आपको जो बुक अच्छी लगी तो आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मेरे से पूछते हो तो मैं आपको यही बुक सजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो अभी हमारा बिहार का भी हिस्ट्री हो गया। अब है भारत का भूगोल। देखिए, भूगोल के लिए आपको कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। पर्वत है, पहाड़ है, मैदान है, तीनों में कुछ न कुछ डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है? बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ अरब सागर है, दोनों समुद्र है, लेकिन भारत के पूर्वी भाग में जो समुद्र है, जो सागर है, उसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। पश्चिमी भाग में जो सागर है उसे हम अरब सागर कहते हैं और दक्षिणी भाग में जो सागर है उसे हम हिंद महासागर कहते हैं। कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो नाम अलग है। भारत को हम प्रायद्वीप कहते हैं। आखिर प्रायद्वीप का क्या मतलब होता है? हिमालय है तो हिमालय का क्या मतलब है? एशिया है, दक्षिण एशिया है, मध्य एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसकी क्या परिभाषाएं हैं? क्या इन्हें भौगोलिक आधार पर बांटा गया है, या राजनीतिक आधार पर बांटा गया है, या सांस्कृतिक आधार पर बांटा गया है, या भाषा के आधार पर बांटा गया है? तो इन सब नॉलेज के लिए मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के बुक क्लास 6 से क्लास 12 तक पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपका एक एक टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे से हो जाएगा।
जब फिर से आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाएगा 6 से 12 तक, तो फिर आप लूसेंट की जो जीके वाली बुक है उससे जो भारत और विश्व का भूगोल है आप वो कर सकते हो। जब आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ये पढ़ोगे ना लूसेंट, तो बहुत सारी चीजें आपकी लूसेंट में रिपीट होंगी। तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तब जाके आपका बीपीएससी प्री भी क्वालिफाई होगा। और चूंकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, तो मेंस में जब आप पेपर देने बैठोगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट मेंस में भी काम आएगा। और एनसीईआरटी के लिए चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, सॉरी बीपीएससी प्री के जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसके लिए चाहे वो प्री हो या मेंस हो, एनसीईआरटी से अच्छा कोई सोर्स नहीं है। तो एनसीईआरटी क्लास 6 से क्लास 12 तक आप ले लो और उसको अच्छे से पढ़ लो। तो फिर मैं यहां लिखता हूं, ये ज्योग्राफी हो गया, ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जी 6 to 12, ठीक है। एनसीईआरटी प्लस लूसेंट जीके। बहुत लोग हैं जो ये बोलेंगे महेश पुनवाल की बुक आती है, कुछ लोग बोलेंगे कि माजिद हुसैन की बुक आती है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, ज्यादा रिसोर्स पे ज्यादा सोर्स पे भरोसा मत कीजिए। कुछ सोर्स को ही आप सेलेक्ट कीजिए। हाँ, सेलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगाइए जो आपको सूट करे, लेकिन उसमें भी इतना टाइम मत लगा दीजिए कि एग्जाम आ जाए। लेकिन लिमिटेड सोर्स को सेलेक्ट करने के बाद उसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, बार बार चीजों को पढ़िए, ठीक है। अब जनसंख्या है, जनसंख्या की क्या परिभाषा है, युवा आबादी की क्या परिभाषा है, कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं, आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, बाल मृत्यु दर किसे कहते हैं, मातृत्व मृत्यु दर किसे कहते हैं, ये सारे जो टर्म है ना, इनको बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में समझाया गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि ज्योग्राफी के लिए भी आप एनसीईआरटी की क्लास 6 से 12 तक की बुक पढ़िए और लूसेंट जो ब्लू वाली जीके की किताब है, ठीक है। तो भारत के भूगोल के बाद फिर एक बिहार का भूगोल आता है। तो बिहार और भारत के भूगोल में कुछ कुछ पोर्शन यहाँ भी सेम है। जैसे गंगा रिवर अगर हम पढ़ेंगे, गंगा रिवर सिस्टम पढ़ते हैं, तो गंगा उत्तराखंड से आएगी, ठीक है। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ये बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश और फिर वो बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। तो गंगा पढ़ेंगे तो गंगा हमारे बिहार में भी है। जब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, तो एक सोन नदी है जो कि नर्मदा के पास से जो अमरकंटक है वहां से वो निकलती है और दानापुर के पास आके गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिवर सिस्टम को कोरिलेट करके पढ़ेंगे कि जब भारत के भूगोल में हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिर उन नदियों को पढ़ने के बाद हम बिहार की नदियों को भी पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बिहार की जो नदियां हैं उनका जो उद्गम है, जो जहां से वो उत्पन्न होती है वो हिमालय से है। कुछ नदियों का जो उद्गम है वो दूसरे देश में है, नेपाल से है। कुछ नदियों का जो उद्गम है वो दूसरे राज्य से है, कुछ का पश्चिम बंगाल में है, कुछ का मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो नदियों को हम, भारत की नदियों को जब पढ़ेंगे तो हम बिहार की नदियों को भी उसके साथ पढ़ेंगे। तो बिहार के भूगोल के लिए भी मैं फिर केबीसी नैनो की वो जो बिहार एक समग्र अध्ययन बुक आती है उसको ही सजेस्ट करूंगा, और बाकी भारत के भूगोल के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 और ये एनसीईआरटी की ब्लू वाली, ठीक है। अब है भारतीय राज्य व्यवस्था, मतलब इंडियन पॉलिटी। देखिए इंडियन पॉलिटी, हाँ इसमें आपको मैं एक और चीज बता दूंगा कि जो भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको कर लोगे तो वो गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए आप अपना पहले कॉन्सेप्ट बनाओ और कॉन्सेप्ट के साथ आप अपना फैक्ट को भी कोरिलेट करो, ठीक है। अब है भारतीय राज्य व्यवस्था, मतलब इंडियन पॉलिटी, ठीक है। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी पढ़ें, लेकिन फिर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा पर्टिकुलर इस चीज के लिए एनसीईआरटी। आप इससे बेटर ये होगा कि आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ें। ये जो लक्ष्मीकांत की बुक है, ये देखिए, ये 5th एडिशन है, अब तो नई एडिशन आ गई है, 6th एडिशन आ गई है। इस बुक को अच्छे से पढ़ें, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। ये प्री और मेंस दोनों के लिए एकदम बेस्ट बुक है। इससे ज्यादा आपको पॉलिटी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, और जो सारी चीजें इसमें हैं अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हो तो फिर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज बोलूंगा कि एक बुक आता है भारत का सिद्धांत, संविधान
सिद्धांत और व्यवहार। ये बुक आप लोगों को दिख रहा है क्लियर? ये बुक है क्लास 11th की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिद्धांत है और उसको कैसे व्यवहार में लाया गया है, क्या उसका नेचर है, क्या विशेषता है, ये सारी चीजें सिंसियरली। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ने के साथ कम से कम इस बुक को जरूर पढ़ें, ठीक है? क्योंकि देखिए, इसके टॉपिक को अगर आप देखेंगे तो पहला टॉपिक है संविधान क्यों और कैसे। कल ही मैंने बताया था कि क्यों, 4 W बताए थे ना, व्हेन, हु, वेयर, व्हाट और हाउ। तो संविधान क्यों और कैसे, भारतीय संविधान में अधिकार, चुनाव और प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संघवाद, स्थानीय शासन, संविधान एक जीवन दस्तावेज और संविधान का राजनीतिक दर्शन, ठीक है? तो इस बुक को आप एक ले लें और एक लक्ष्मीकांत की बुक ले लें, बस इससे ज्यादा आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था हो गई। और मैं इसको फिर से यहां लिख देता हूं कि इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, ठीक है? एनसीईआरटी क्लास 11th एंड लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत 6th संस्करण, ठीक है? और लूसेंट, ठीक है? जीके। इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शन में अगर आप चाहें तो लूसेंट छोड़ भी सकते हैं। अगर आप लक्ष्मीकांत और ये क्लास 11th की जो बुक जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो पढ़ लोगे तो इसमें लूसेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम होगा तो इसके लिए आप लूसेंट से सिर्फ रिवीजन कर सकते हो, नहीं तो वो भी जरूरत नहीं है। तो हमने अभी तक प्री में जनरल साइंस के सिलेबस को देखा, हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार के समसामयिक मुद्दे को देखा, हमने भारत एवं बिहार का इतिहास देखा, हमने भारत एवं बिहार का भूगोल देखा, हमने भारत एवं बिहार की राज्य व्यवस्था को देखा। अब हम देखेंगे भारत की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया कि इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप कौन से बुक को पढ़ेंगे? हर एग्जाम का नेचर अलग अलग होता है। बिहार में इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी थोड़े 5 से ज्यादा भी पूछे जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर नहीं पूछे जाते हैं तो नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि जैसे इस बार बीपीएससी की अथॉरिटी ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो न्यूज में हमने पढ़ा है, उसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि हम अब यूपीएससी के फॉर्मेट पे जाएंगे। तो अगर वो यूपीएससी के फॉर्मेट में गए तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं फिर से इसमें आपको सजेस्ट करूंगा, कॉन्सेप्ट के लिए सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी प्लस न्यूज़पेपर। जैसे मैंने कल भी बताया था कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में जब कोई भी इकोनॉमी का भी पेपर होता है, तो जब आप इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था वाले पेपर को जब पढ़ोगे, जो उस पेज को पढ़ोगे, तो उसमें आप एक न्यूज पढ़ो। और न्यूज में बहुत सारे टर्म होते हैं, जैसे आप देखना कि खुदरा मूल्य सूचकांक, ठीक है? मतलब जैसे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है? आपको जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, ये सारी चीजें होती हैं। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सारे जो टर्म होते हैं ना, ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इसमें समझाए गए हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप क्लास 9 से क्लास 12, चूंकि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमी जो है, ये 9th से ही शुरू होता है, क्लास 9th टू 12th, ठीक है? और फिर लूसेंट का जीके। इकोनॉमिक्स से लूसेंट के जीके से ज्यादा असर नहीं पड़ता है। हाँ, डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे हैं कि ये स्कीम कब शुरू हुआ था, वो स्कीम कब शुरू हुआ था, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन धीरे धीरे पुराने जमाने की बात होती जा रही है। नए फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन बीपीएससी ने जैसे कहा अगर पूछते हैं तो फिर वो सारे रिलेवेंट नहीं रहेंगे, तो फिर आपको एनसीईआरटी ही आपका सहारा होगा। तो एनसीईआरटी क्लास 9 से क्लास 12 तक आप खूब अच्छे से पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के लिए, प्लस न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर ऐसा है कि न्यूज़पेपर से फिर सारी चीजें रिपीट होती रहेंगी। इकोनॉमी में आपकी जो नैया है वो सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 9 से 12th और न्यूज़पेपर ही पार लगाएगा। हाँ, इससे ज्यादा अगर आप चाहें तो आप कोई मटेरियल जो मार्केट में आप ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। हर टॉपिक के लिए जब क्लासेस शुरू होंगी मैं आपको
अलग से मटेरियल प्रोवाइड करा हुआ और उसको मैं एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर से कोरिलेट करूंगा। तो हमारा इंडियन इकोनॉमी का काम हो गया। अब एक जो है आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, मतलब ये मान के चलिए कि जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का पूछा इन्होंने, अब वो बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं। तो बिहार की अर्थव्यवस्था के बेसिक के लिए आप एक किताब पढ़ लीजिए, ये फिर वही केबीसी नैनो बिहार एक समग्र है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ाया कि बजट ये है कि आने वाले साल में बिहार सरकार या भारत सरकार जो पैसा रुपया जो खर्च कर रही है उसका लेखा जोखा, और आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो बीते हुए साल में जो उन्होंने खर्च कर दिया उसका लेखा जोखा। हर साल जो भारत सरकार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश किया जाता है उसके बाद बिहार सरकार भी अपना पेश करती है, धीरे धीरे सारे राज्य सरकार करते हैं। तो भारत का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण आपको खूब अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। राजकोषीय वृद्धि दर कितनी हुई, बिहार सरकार ने बजट के लिए कितना निर्धारित रखा, शिक्षा बजट के लिए कितना निर्धारित रखा, स्वास्थ्य के लिए कितना निर्धारित रखा, कौन सी योजना प्रारंभ की गई। जैसे अभी जो 67वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा था कि इस बार के बजट में बिहार सरकार ने किस विभाग का गठन किया, किस मंत्रालय का गठन किया। 4 ऑप्शन थे और एक 5वां ऑप्शन, तो सबको पता है कि बिहार बीपीएससी में 5वां ऑप्शन भी होता है कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, ठीक है। तो इसके लिए भारत की अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, दोनों के लिए आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। भारत का बजट, भारत का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, प्लस एनसीईआरटी 9 से 12 प्लस लूसेंट और प्लस न्यूज़पेपर खूब अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उनमें बिहार का योगदान। तो ये जो टॉपिक है, जब आप आधुनिक भारत पढ़ोगे और आधुनिक बिहार पढ़ोगे, ठीक है, तो आधुनिक बिहार कहाँ से पढ़ोगे, फिर वही केबीसी नैनो से पढ़ोगे, इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये खूब अच्छे से कर लोगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के नेता की भूमिका, जैसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण से की थी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे यही से थे। तो ये सारी चीजें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशन बिहार में हुए हैं, तो ये सारी चीजें आप वहां से पढ़ोगे। जो लास्ट है वो है जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब सामान्य गणित। ये जो सामान्य गणित होता है ये 10 क्वेश्चन इसके होते हैं और ये बहुत इजी होते हैं। 10th लेवल का मैथ्स कोई भी नॉर्मल जो इंसान है वो बना देगा। और इसमें सबसे फायदा ये होता है ना कि 10 में 10 सही होते हैं, 1-2 गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लो, 10th तक का जो मैथ्स का सिलेबस है, चाहे आप किसी भी बुक से बना लो, आप आर.एस. अग्रवाल से बनाओ, एनसीईआरटी से बनाओ, या किसी कोचिंग के मटेरियल से बनाओ, या यूट्यूब पे वीडियो देख के बनाओ, या खुद से करो, 10th तक के ही मैथ्स पूछे जाते हैं और इसमें 10 में 10 मिलते हैं। ये आपका मेरिट डिसाइड करने में, जो बीपीएससी का जो मार्क्स डिसाइड करने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये जनरल मेंटल एबिलिटी है। तो अभी हमने टोटल 10 टॉपिक को देखा। सामान्य विज्ञान को देखा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दे को देखा, भारत एवं बिहार का इतिहास देखा, भारत का भूगोल देखा, बिहार का भूगोल देखा, भारतीय राज्य व्यवस्था देखा, भारतीय अर्थव्यवस्था देखा, आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को देखा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उनमें बिहार का योगदान, और सामान्य गणित देखा। तो इसमें यह है कि सामान्य विज्ञान से 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं। जो हिस्ट्री का सेक्शन है, भारत और बिहार का इतिहास, उससे भी 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 2 हो गया। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दे, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, और बिहार के जो समसामयिक मुद्दे होते हैं, बिहार का जो करंट अफेयर्स, उससे भी 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं। मतलब अगर आप सामान्य विज्ञान, इतिहास और करंट अफेयर्स को अच्छे से कर लेते हो तो 90 से 100 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। 150 में 90 से 100 क्वेश्चन सिर्फ इस 3 टॉपिक्स होते हैं। और कट ऑफ के लिए अगर कोई जनरल है तो आज तक का जो सबसे हाईएस्ट गया वो 108 होता है। अगर आप 110 या 115 करके आते हो तो ये मान के चलो कि आपका प्री क्वालिफाई होगा, ठीक है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिर्फ इस 3 सेक्शन से लगभग 100 क्वेश्चन होते हैं। बाकी जो सारे सेक्शन हैं, भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, गणित है, और जो गणित है वो 10 क्वेश्चन। तो टोटल अगर गणित को ऐड कर दो तो 110 क्वेश्चन ये 4 सेक्शन से, और बाकी 40 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से, राज्य व्यवस्था से और भूगोल से। ये सारी चीजें हैं। तो ये आपने प्री के सिलेबस को अच्छे से समझा। मैंने बुक लिस्ट को भी समझा दिया कि एनसीईआरटी के साथ किस टॉपिक के लिए कौन से बुक को पढ़ना है, प्लस लूसेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, प्लस इसमें जो है आपको लूसेंट के बाद न्यूज़पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है,
करंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, पेपर से करंट अफेयर्स कैसे पढ़ोगे, मैगजीन से करंट अफेयर्स कैसे पढ़ोगे, और ये जितने टॉपिक मैंने अभी डिस्कस किए या जो भी सिलेबस मैंने डिस्कस किया, ऐसे सब का जो मटेरियल है वो प्रोवाइड मैं करा दूंगा। उसमें आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। वो सारे प्रॉब्लम मैं धीरे धीरे सॉल्व करते जाऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उस प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व करने की स्थिति में हो जाए, और जब आप उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की स्थिति में हो जाएंगे तब मैं आपको ये सारे मटेरियल दूंगा, ताकि उसको आप अपने समझ से खुद से सॉल्व करके अपने तरीके से विकसित करके आप आगे बढ़े। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो प्री का सिलेबस डिस्कस किया, ठीक है। कल की क्लास में हम मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, गुड नाइट।